नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। राज्य में सियासी संकट और सुप्रीम शिवसेना के नेतृत्व की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। समझेंगे कि सुनवाई के दौरान अदालत ने संवैधानिक बेंच गठित करने का क्यों किया इशारा। तो अब चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह और पार्टी पर दावे की बारी। समझेंगे कि इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे को हराने की शिंदे ने की है क्या तैयारी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मोहम्मद जुबैर को दी सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत। कहा पत्रकार को लिखने से नहीं रोक सकते। तो दिखाएंगे आपको पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर की तस्वीरें। 2 शार्प शूटर हुए ढेर, 3 गिरफ्तार, 1 अब भी फरार। तो बेखौफ अपराधियों की 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों की कुचल कर की गई हत्या। हरियाणा के बाद झारखंड और गुजरात में भी खौफ में है खाकी। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात। देश की बात में सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे के खेमे की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इशारा किया कि मामला संवैधानिक बेंच को रेफर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। सभी पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मामले में कई संवैधानिक मुद्दे हैं जिन पर बड़ी बेंच के गठन की जरूरत है। अगली सुनवाई में तय करेंगे कि मामले को बड़ी बेंच में भेजें या नहीं, या फिर इस मामले में क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने को कहा है। 1 अगस्त को अगर अगली सुनवाई होगी और तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। सीजेआई ने कहा कि विधायक दल के नेता को हटाने की प्रक्रिया विधायक दल के अधिकार क्षेत्र में है। उस नेता को चुनने में अधिकांश सदस्यों की राय होती है। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि नेता तय करने के लिए उन्हें विधायक दल की बैठक करनी होगी, लेकिन इसके बजाय वे कहीं और बैठ गए और कहा कि नेता बदल दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 40 लोग ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे ये तय नहीं कर सकते कि वो पार्टी के नेता हैं। महेश जेठमलानी ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उद्धव ठाकरे कैंप की याचिका योग्य है या नहीं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के लिए पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने कहा कि अयोग्यता के नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि अगर किसी पार्टी में 2 धड़े होते हैं और जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो कहता है कि अब मैं लीडर हूं और स्पीकर मानता है, तो ये अयोग्यता में कैसे आएगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 से अधिक फैसले हैं जहां इसे एक संवैधानिक पाप कहा है। सिंघवी ने कहा कि अभी तक शिंदे कैंप किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने कहा कि क्लॉज 4 के तहत संवैधानिक जरूरत है कि उन्हें मर्जर करना होगा। सिंघवी ने कहा कि इसमें संवैधानिकता केवल कोर्ट तय कर सकता है। इस मामले को कोर्ट स्पीकर के पास न भेजें, कोर्ट ही इस मामले को तय करे। सिब्बल ने कहा कि जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीठ अयोग्यता कार्रवाई, स्पीकर के चुनाव, पार्टी विहिप की मान्यता और महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र का सियासी मामला उलझता ही जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित कर सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। वैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब अपने बगावत के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। उन्होंने शिवसेना पार्टी पर दावा ठोक दिया है। एकनाथ शिंदे जिस तरह से
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही वो तीर कमान पर अपना कब्जा जमा लेंगे। उद्धव ठाकरे से शिवसेना का पार्टी सिंबल तीर कमान छीनने की जंग में एकनाथ शिंदे भारी पड़ने लगे हैं। शिवसेना के कुल 19 लोकसभा सांसदों में से 12 उनके पाले में आ चुके हैं। दावा 6 और सांसदों का भी है। इससे पहले 40 विधायक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संगठन से जुड़े ज्यादातर शिव सैनिक शिंदे के साथ आ चुके हैं। कुल मिलाकर उद्धव के हाथ से शिवसेना का तीर कमान फिसलना तकरीबन तय माना जा रहा है। हालांकि आखिरी फैसला चुनाव आयोग को करना है। दरअसल देखा जाए तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के समीकरण में बहुत बदलाव आए हैं। 2019 में शिवसेना के कुल 56 विधायक थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, यानी ये संख्या अब 55 है। 4 जुलाई को हुए फ्लोर टेस्ट में शिंदे गुट के पक्ष में 40 विधायकों ने वोट किया था। जुलाई को ठाणे जिले के 67 कारपोरेटर्स में से 66 शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीएमसी के बाद ठाणे सबसे बड़ी म्युनिसिपल कारपोरेशन है। इसके बाद डोंबिवली महानगर पालिका के 55 कारपोरेटर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे के साथ मिल गए। वहीं नवी मुंबई के 32 कारपोरेटर भी शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिंदे गुट ने 18 जुलाई को पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। शिंदे ने चुनाव आयोग को लिखा है कि उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और उन्होंने एक नई कार्यकारिणी का गठन किया है। एकनाथ शिंदे ने अपने पत्र में लिखा है कि नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में शिवसेना के अधिकांश नेताओं ने हिस्सा लिया है। शिंदे जिस बहुमत का उल्लेख करते हैं वो उनके नेतृत्व वाला बागी गुट है। शिवसेना के कुल 19 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से 12 लोकसभा सांसदों की शिंदे गुट ने मंगलवार यानी आई को लोकसभा स्पीकर के सामने परेड करवाई है। इसके साथ ही शिंदे गुट का दावा है कि 19 सांसदों में से 18 हमारे साथ हैं। स्पीकर ओम बिड़ला ने भी बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। वहीं भावना गवली को शिवसेना की चीफ विप के तौर पर बरकरार रखा गया है। राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गठबंधन भले ही अभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ बरकरार है, लेकिन 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनावों में शिवसेना के सभी 22 सांसदों ने बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। दरअसल उद्धव ठाकरे पर पार्टी सांसदों का भारी दबाव था कि वो मुर्मू का समर्थन करें। उद्धव भी जानते थे कि भलाई इसी में है कि वो सांसदों की बात मान जाएं, नहीं तो सांसद उनके खिलाफ जाने से कोई परहेज नहीं करेंगे। किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है, यानी शिवसेना किसकी। इसे चुनाव आयोग ही तय करेगा। चुनाव आयोग को ये अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 से मिलता है। आयोग पार्टी के वर्टिकल बंटवारे की जांच करेगा, यानी इसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियों और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे ये जानने की कोशिश करता है कि इसमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला दिया है। लेकिन अगर किसी वजह से ये संगठन के भीतर समर्थन को उचित नहीं ठहराता तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसद अब शिंदे गुट के साथ हैं। शिंदे ने सांसदों और विधायकों की संख्या के आधार पर दावा किया है कि उनके पास 2/3 जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए असली शिवसेना अब उनकी है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ होने का दावा किया है, यानी शिंदे ने संगठन को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इस टूट से पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना के संविधान के मुताबिक चुने गए अध्यक्ष हैं। संसदीय गुट में अभी कोई बगावत नहीं है। 1987 में तमिलनाडु में भी शिवसेना जैसा मामला देखने को मिला था। एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद एआईएडीएमके में 2 फाड़ हो गए थे। उस समय एमजीआर की पत्नी जानकी को पार्टी के अधिकांश विधायकों और सांसदों का समर्थन था, लेकिन उनकी शिष्या जे जयललिता को पार्टी के अन्य मेंबर्स और कैडर का भारी समर्थन प्राप्त था।
हालांकि दोनों गुटों में समझौता होने के चलते चुनाव आयोग को इस चुनौती से राहत मिल गई थी। यानी इस तरह के मामले में चुनाव आयोग ने कभी फैसला नहीं दिया है। अभी ये मामला सीधे तौर पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन शिंदे की पार्टी पर कब्जे की स्ट्रेटजी को देखते हुए उद्धव की शिवसेना ने 11 जुलाई को चुनाव आयोग में कैविएट दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर शिंदे गुट द्वारा की गई किसी भी मांग पर विचार करने से पहले उन्हें सुना जाए। इस पूरे प्रकरण से ये साफ है कि बीजेपी का मकसद महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, बल्कि वो उद्धव ठाकरे को राज्य में कमजोर करना चाहती है। साथ ही बीजेपी ऐसी शिवसेना चाहती है जो उसकी मदद करे, ना कि वो उसकी कॉम्पिटिटर हो। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि शिंदे गुट को शिवसेना का सिंबल मिल जाए। इससे बीजेपी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के खिलाफ गुस्से का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। वहीं जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी भी भंग हो गई। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 एफआईआर में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने जुबैर को 20,000 रुपए की जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की बेंच ने ये देखते हुए आदेश पारित किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इसी तरह के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जुबैर को पहले ही जमानत दे दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भंग करने का आदेश दिया। पीठ ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यूपी की सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जुबैर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एफआईआर रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जुबैर भविष्य में इसी विषय पर अपने खिलाफ दर्ज किसी भी प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा हो जाएगा। पीठ का विचार था कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच का हिस्सा बनने वाले ट्वीट से आरोपों की गंभीरता उत्पन्न होती है तो उन्हें विविध के अधीन किया जाता है, जिस मामले में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है। बेंच ने कहा, एफआईआर की शिकायत ट्वीट से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है, हमें उसे बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण नहीं मिलता। आदेश में कहा गया है, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर, जिसमें 6 एफआईआर शामिल हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के बाद अब झारखंड और गुजरात में भी बेखौफ अपराधियों ने पुलिस कर्मियों को वाहन से कुचलकर उनकी हत्या कर दी। झारखंड के रांची में वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला दरोगा पर गौ तस्कर ने वाहन चढ़ा दिया, जिससे दरोगा संध्या टोप्पो की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गुजरात के बोरसद में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने ट्रक रोकने की कोशिश की तो उन्हें ट्रक से कुचल दिया गया। पुलिसकर्मी राजकिरण ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे के भीतर देश के 3 राज्यों में पुलिस कर्मियों पर वाहन से कुचलकर मारने की 3 वारदातें सामने आई हैं। रांची के तुबुदाना इलाके में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो को तड़के पशु तस्करों के गुजरने की सूचना मिली।
एसआई संध्या ने सुबह 3 बजे सड़क पर चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच शुरू करी। सामने से आ रही एक पिकअप वैन को जब उन्होंने रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाकर वाहन एसआई संध्या पर चढ़ा दिया, जिससे सब इंस्पेक्टर संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक प्रकार की एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई खूंटी जिले के तोरपा थाना से कि एक वाहन संदिग्ध अवस्था में जो कि गुमला से ही उसको फॉलो किया जा रहा था, वो रांची की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर रांची पुलिस के द्वारा तुपुदाना ओपी क्षेत्र में वाहन चेकिंग लगाई गई, जिसको कि सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो लीड कर रही थी। इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो इस वाहन के द्वारा गश्ती वाहन में धक्का भी मारा गया और उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर हैं उन्होंने जब रोकने की कोशिश की तो उनके साथ यह हादसा हुआ, जिसमें कि वो घायल हो गई। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। वारदात के बाद पिकअप वैन लेकर भागने में ड्राइवर कामयाब हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दरोगा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया और उसके वाहन को जब्त कर लिया गया। देखिए, ये घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक सोची समझी हत्या इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बहुत ही होनहार और काबिल महिला पदाधिकारी थी ड्यूटी पर, उन्हें सूचना मिली कि कोई वाहन उधर से अपराधी तत्वों के लोग वाहन भगाते हुए तैयार हैं, तो उसे पकड़ने और चेक करने के लिए वो चेकिंग लगाई थी। और कुछ देर में वाहन पहुंची, गाड़ी रोकी भी, लेकिन जब चेकिंग करने की बात कही गई तो वो मैडम को धक्का मारते हुए निकल गई। तो ये हम मांग करते हैं पूरे पदाधिकारियों से और हम अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे कि इस घटना में जो भी इन्वॉल्व हैं सभी की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और 10 से 15 दिन के अंदर में स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक अपराधियों के लिए एक मिसाल बने। अपराध करने से पहले थोड़ा सा समझें, सोचें। संध्या का भाई रोजाना बिरसा चौक से खुद ऑफिस छोड़ने उन्हें जाया करता था। घर में 2 बहन और 1 भाई थे, जिसमें से एक बड़ी बहन के बाद संध्या टोप्पो थी। संध्या टोप्पो के परिजन जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मैं सिपाही लोग वो लोग बोले कि आपकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया, रिम्स चल गई है। तो हम लोग अनफन में जल्दी से आ गए रिम्स, तो देखे पूरा दीदी मरी पड़ी हुई है। तो हम लोग सब बहुत चक्कर हो गए, हम लोग क्या हुआ सबसे पूछे, पुलिस को कोई जानकारी देने रखा था। तो जो साथ में था गश्ती गाड़ी में जो सिपाही लोग थे, एक ड्राइवर थे और 2 सिपाही थे और मेरी दीदी थी, वो लोग गश्ती गए थे। तो हम ड्राइवर लोग से पूछे क्या जानकारी आप बताइए क्या हुआ दीदी के साथ। तो वो लोग बताया कि दीदी लोग गई थी गश्ती के लिए, तो सूचना आया कि वो गाड़ी भाग रहा है, गाड़ी जा रहा है, तो पुलिस लोग पकड़ रहा है गाड़ी को। तो आप लोग को चेक पोस्ट लगाना है, वहाँ चेक लगाना है कि रोकना गाड़ी को। तो दीदी रोक ली थी सब गाड़ी को। इसी तरह का मामला गुजरात के आणंद में सामने आया। यहाँ बोरसाड में देर रात चेकिंग के समय राजस्थान का एक संदिग्ध ट्रक नजर आया। पुलिसकर्मी राज किरण ने गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक ने पुलिसकर्मी को कुचल दिया, जिसकी अस्पताल में इलाज करते वक्त मौत हो गई। આજે વહેલા સવારે રાતે લગભગ 1 વાગ્યાની આજુબાજુ બોરસદ ટાઉનના કિરણસિંહ જયમલસિંહ રાજ આપણા પોલીસ ખાતાના ફરજ બજાવતા ભાઈના જે ગંભીર અકસ્માતમાં એ જે વાહન ચેકિંગ દરમિયાન કરતા હતા ત્યારે એક રાજસ્થાન નંબરની પાસિંગની ટ્રેલર દ્વારા એમનો ભટકાડીને મૃત્યુ નિપજાવવામાં આવેલ છે, જેમાં ડ્રાઈવરની અને જે એમના ટ્રક છે એમની બધી વિગતો આપણે ઓળખાઈ ગયું છે અને આરોપીની તજવીજ અત્યારે ચાલુ છે। જે દુઃખદ સમાચાર બન્યા છે એ અત્યારે એમના આગળ પોસ્ટમોર્ટમની ક્રિયા તેમજ આગળની આપણે જે પ્રોસિજર છે એ હાલમાં હાથ ધરવામાં આવી છે। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब वो पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले करने से भी बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में 2 फरार आरोपियों को पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर भकना गांव में करीब 5 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कुल 4 गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मार गिराए। गैंगस्टर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू AK-47 से पुलिस पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे, जिसमें 3 पुलिस के जवान घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक इन फरार आरोपी जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू पर लगातार नजर रखी जा रही थी। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को मुखबिरों से सूचना मिलने पर इस इलाके में घेरेबंदी शुरू कर दी गई। खुफिया सूचना के मुताबिक जगरूप और मनप्रीत मन्नू पाकिस्तान भागने की फिराक में हैं और बॉर्डर के पास गांव में ठहरे हुए हैं। पिछले 52 दिनों से इनकी तलाश में भटकती टास्क फोर्स ने मौका गंवाए बगैर भकना गांव के उस मकान को तत्काल घेर लिया जिसमें ये दोनों छिपे थे। 2 किलोमीटर तक का इलाका सील कर दिया गया। सुबह 11 बजे से एक्शन शुरू हुआ। अगले 2 घंटे तक दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। इन गैंगस्टर्स ने टास्क फोर्स पर AK-47 से गोलियां बरसाईं। पुलिस का मानना है कि सिद्धि मूसावाला की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार इनके पास थे, जिनसे इन्होंने पुलिस बल पर हमला किया। एक AK-47 एक पिस्टल हैगी है। एज आई सेड अर्लियर आल्सो एक बैग भी हैगा, बट उथे ग्रेनेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो BD टीम FSL टीम चेक करूगी, उसके बाद इसे तोड़ जा सकता है कि किधर है। पता चलिया कि ये लोग इथे पहुंचे नहीं या इन्हां दा पीछा दिस इज ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तफ्तीश है जिदे करके इथे निकले सर। एक गल अजे मैं कुछ नहीं कह सकता। दो बंदे की डेथ हुई है। थैंक यू सो मच। इतने 2 बंदे ही सीगे, 2 बंदे मुठभेड़ में मारा गया मनप्रीत मन्नू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का करीबी बताया जा रहा है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला को पहली गोली मन्नू ने ही AK-47 से मारी थी। दरअसल मन्नू की जेल में पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। मन्नू को लगता था कि बम्बिहा गैंग ने ही उसे पिटवाकर जानबूझकर ये वीडियो वायरल करवाया है। वहीं सिद्धू मूसेवाला को बम्बिहा गैंग का करीबी माना जाता था। मूसावाला की हत्या में शामिल 6 आरोपियों में से 3 पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और एक दीपक मुंडी अब तक फरार है। पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने और अंजाम देने के मामले में शामिल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। अब बात करते हैं देश की आजादी की। देश आजादी के 75 साल का जश्न अमृत महोत्सव मना रहा है। APN न्यूज द्वारा कराया जाने वाला वार्षिक कॉन्क्लेव भी इस साल अमृत महोत्सव से प्रेरित है। स्वदेश कॉन्क्लेव का मकसद खुली, जीवंत और व्यावहारिक चर्चाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के विभिन्न पहलुओं को स्थान प्रदान करना है। इस साल हम नए भारत का विजन थीम के साथ इस समारोह का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 अगस्त को आयोजित किए जा रहे स्वदेश कॉन्क्लेव में कई नेतागण और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां अपने विचार रखेंगे और नए भारत के अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को स्वदेश अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। हम अपने दर्शकों को भी राष्ट्र निर्माता मानते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी देश को लेकर अपना विजन हमसे शेयर करिए। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। आपको swadesh.apnlive.com पर लॉगिन करना होगा। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप स्वदेश की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 1, विजिट वेबसाइट swadesh.apnlive.com। स्टेप 2, रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करें। स्टेप 3, फिल द फॉर्म यानी कि दिए गए फॉर्म को भरें। स्टेप 4, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको साइट पर रजिस्टर कर लिया गया है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कूऐप, स्वदेश कॉन्क्लेव। वेबसाइट है हमारी swadesh.apnlive.com। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swadesh@apnlive.com। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर 8447409633 पर कॉल भी कर सकते हैं।